अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज पाकिस्तान का बजट पेश कर दिया गया। सुबह से मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ अदाद शुमार शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन इस बजट की एक सियासी साइड भी है। पहले खबर आई कि यह बजट 2 जून को पेश किया जाएगा, लेकिन IMF नहीं मान रहा, लिहाजा अब यह बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। आज फिर यह बजट पेश कर दिया गया। अब वो बजट जिसकी मंजूरी IMF ने दी है, क्या इस बजट को पाकिस्तान की पार्लियामेंट तब्दील कर सकती है? यह एक बड़ा क्वेश्चन है। वो पार्लियामेंट जहां पे ये इजलास जारी है और इजलास के ऊपर करोड़ों रुपया खर्चा भी आएगा, लेकिन बड़ा क्वेश्चन वही है कि क्या ये पार्लियामेंट ये कह सकती है कि हम इस बजट को नहीं मानते, क्योंकि इस बजट के अंदर अवाम के ऊपर जनाब ये बोझ डाला जा रहा है, अवाम से ये कुर्बानी मांगी जा रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि वो पार्लियामेंट जहां पे ये बजट पेश किया गया है, वहां पे खड़े होकर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मुल्क के लिए, मुल्की मफाद के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन उसी पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं, चंद दिन पहले उनकी तनख्वाह 2 लाख से बढ़ा के 13 लाख रुपए कर दी गई। अब वही पार्लियामेंट जो है वो अवाम से कुर्बानी मांग रही है। इसी तरह अगर आप सेनेट को देखें, वहां पर चेयरमैन सेनेट साहब की तनख्वाह भी 2 लाख से बढ़ा के 13 लाख रुपए कर दी गई। अब चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और इसी तरह स्पीकर कौमी असेंबली साहब का ताल्लुक जो है वो नून लीग से है। कहीं पे आपको इख्तलाफ नजर आया? क्या आपको कोई बयान नजर आया कि पीपल्स पार्टी वालों ने कहा हो कि जी चेयरमैन साहब की तनख्वाह क्यों बढ़ा दी है सेनेट के, या नून लीग वालों ने कहा हो कि जनाब स्पीकर साहब की तनख्वाह क्यों बढ़ा दी गई है? मुकम्मल आपको इतफाक नजर आया। लेकिन आज सुबह से मैं सुन रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले मुख्तलिफ मामलात के ऊपर एतराज कर रहे हैं कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए था, तनख्वाहों में इतना इजाफा होना चाहिए था। भाई अगर आप इसके ऊपर मुतमिन नहीं हैं तो आप इस बजट को मंजूर ना करें। यह बजट उसी सूरत में मंजूर होगा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर वोट देगी। अगर आपको यह बजट अवाम दुश्मन लगता है, अगर यह बजट आपको सही नहीं लगता, तो आप इसको मंजूर ना करें। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि इसकी एक सियासी साइड है इस बजट की। अगर इस वक्त आप देखें, बजट से पहले हमारे सामने क्या कुछ आया, इकोनॉमिक सर्वे आया, उसके अंदर बहुत सारे अदाद शुमार थे, मुख्तलिफ सूबों के हवाले से चीज़ों को शेयर किया गया। अगर आप स्कूलों की हालत देखें मुख्तलिफ सूबों के अंदर, जो हुकूमत के अपने अदाद शुमार, ये मेरे या किसी सहाफ़ी के अदाद शुमार नहीं है, ये हुकूमत के अपने अदाद शुमार हैं, वो 2 सूबे जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अगर आप सिंध को देखें तो वहां पे 69% स्कूल ऐसे हैं जो बिजली से महरूम है, 43% स्कूल ऐसे हैं जिनमें टॉयलेट नहीं है, और 42% स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, 39% स्कूलों में 4 दीवारी नहीं है। इसी तरह अगर आप बलोचिस्तान का जिक्र करें, जहां पे आए रोज बड़े बड़े फंड्स आते हैं, यह भी कहा गया कि जनाब वो जो पेट्रोल सस्ता हुआ है आलमी मार्केट में, उधर से जो बचत होगी वो हम बलोचिस्तान में लगाएंगे। आज तकरीबन 8 दिहाइयों के बाद बलोचिस्तान में हालत यह है कि बलोचिस्तान के तकरीबन 80% स्कूल बिजली से महरूम हैं, 71% स्कूल ऐसे हैं जहां पे पीने के लिए पानी नहीं है, 52% स्कूल ऐसे हैं जिनकी कोई 4 दीवारी नहीं है, और 51% या 51% स्कूल ऐसे हैं जहां पे टॉयलेट भी नहीं है। लेकिन क्या आपने इसके ऊपर कभी कोई बहस सुनी? आपने सुना कि पीपल्स पार्टी ने कोई इसके ऊपर नून लीग पे तनकीद की हो, या नून लीग ने इस हवाले से पीपल्स पार्टी पे तनकीद की हो? आज जब बजट पेश किया जा रहा है तो अचानक पीपल्स पार्टी वालों को मुख्तलिफ मामलात के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जिस पे उनको एतराज है। लेकिन इस वक्त अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, यह बजट अच्छा है या बुरा है, इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उतनी हिस्सेदार है जितनी नून लीग है। अब इस बजट से अवाम को क्या मिलेगा, बड़ा क्वेश्चन ये है। हमेशा बजट के ऊपर आपको पता है बहुत सारी बहस होती है और कहा जाता है कि ये जो बजट है ये अवाम की तकदीर बदल देगा, इस बजट के बाद ये तरक्की की राह जो है उसके ऊपर हम चल पड़ेंगे। लेकिन यकीन कीजिए कि ये वो बजट है जिसके अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट और पाकिस्तान का सेनेट, जहां पे स्पीकर और मोहतरम चेयरमैन साहब दोनों 13-13 लाख रुपए अब तनख्वाहें ले रहे हैं, उनकी मिनिमम इनपुट होगी। बहुत सारे मामलात ऐसे होंगे जैसे पीछे से आए हैं, जिन मामलात के ऊपर IMF से आपने एग्री किया है, मामलात को वैसे ही आगे चला दिया जाएगा। एक और चीज़ भी हमने देखी कि अब ऑपोजिशन ये कह रही है कि जो सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाए। उन्हीं चेयरमैन सेनेट साहब से उन्होंने दरख्वास्त की है जिनकी हालिया दिनों में ही तनख्वाह 13 लाख रुपए की गई 2 लाख से। क्या अब वो कोई प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे? और ये जो 13 लाख तनख्वाह लेने वाले चेयरमैन सेनेट हैं, क्या इनकी अथॉरिटी 2 लाख रुपया तनख्वाह लेने वाले चेयरमैन सेनेट से ज्यादा होगी? क्या इस दफा जेल इंतजामिया उनका प्रोडक्शन ऑर्डर मान लेगी? क्या एजाज चौधरी साहब को पेश किया जाएगा? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ओवरऑल ये जो सारा इस वक्त सियासी मंजरनामा है, इसमें खैबर पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है
और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप आज भी ये कह रही है कि जनाब जो वहाँ की लीडरशिप है, यानी वहाँ के जो वज़ीर आला साहब हैं, मशीर ख़जाना साहब हैं, जब तक उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होगी बजट हम पास नहीं करेंगे। अगर वो बजट पास नहीं करते तो क्या उनके लिए कोई कानूनी मसाइल हो सकते हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। ओवरऑल ये जो बजट है आने वाले दिनों में इससे पाकिस्तान के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा, तनख्वाहदार तबके को कितना फ़ायदा होगा, कारोबारी तबके को कितना फ़ायदा होगा, इस बजट में जो एलोकेशन की गई है वो किस तरीके से की गई है। वैसे अगर आप मोटे मोटे फिगर्स देखें तो बजट में तकरीबन आधा बजट ऐसा है जो कर्जे और सूद की अदायगी में चला जाएगा। एक ऐसा मुल्क जहां पे कर्जे और सूद की अदायगी में तकरीबन आपका आधा बजट खर्च हो रहा है, लेकिन जिस पार्लियामेंट में वो बजट पेश किया जा रहा है, आपको लगता होगा कि मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं लेकिन बहुत ज़रूरी है, जिस पार्लियामेंट में वो बजट पेश किया गया और उस बजट के अंदर आधा पैसा तकरीबन कर्जे और सूद पे जाएगा, लेकिन उस पार्लियामेंट के स्पीकर की तनख्वाह 600 गुना बढ़ा दी गई अब से कुछ दिन पहले। बाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी कुछ इजाफा वगैरह किया गया है, लेकिन वो अशरे अशीर भी नहीं है उस इजाफे के जो हुक्मरान तबके की तनख्वाहों में हुआ और हालिया महीनों में, हालिया हफ्तों में हुआ। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, ओवरऑल बजट पे गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के मशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। योर इनिशियल जो आपका रिस्पॉन्स है या इनिशियल आपकी टेक है इस बजट के हवाले से जो वफाक में पेश किया गया, कैसे देख रहे हैं आप उसे? देखें, जब दुनिया में कोई आता है तो उसको हमेशा कहा जाता है बच्चे का नाम क्या रखना है। तो मैं सोच रहा था कि आज जब वजीर ख़जाना बजट का ऐलान करेंगे तो कोई बच्चे का नाम खुद दे देंगे अपने बजट का। जैसे एक ट्रेडिशन भी रहती है हमेशा कि अवामी बजट, अवाम दोस्त बजट, लोग फिर जो है कहते नहीं ये अवाम दुश्मन बजट है, रोजगार कुछ बजट है। तो मैं जो बजट को देखा, जो मैंने तकरीर तो नहीं सुनी, तकरीर पढ़ जरूर ली अल्हम्दुलिल्लाह पूरी। तो उसके बाद मैंने सोचा इन्होंने तो कोई नाम दिया नहीं, तो मैं ही कोई नाम तजवीज़ कर दूं। तो अथर भाई मेरे जहन में तो एक ही नाम घूम रहा है और मैं कोशिश कर रहा था कि वो पार्लिमानी भी हो ताकि कोई इस पे एतराज ना करे। तो ये गरीब मुकाऊ बजट था, यानी कि गरीबों को, वैसे गरीब पाकिस्तान के तो 45% आबादी हो गई है, अब उनका अगला स्टेज ये कि इनको जो है ना इस इतना दीवार के साथ लगा दो कि गरीब बचे ही ना इस मुल्क में। पर क्यों तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि कौन से ऐसे एक दो पॉइंट्स हैं जिनको देख के आपने ये अंदाजा लगाया? देखिए, सबसे पहले तो वजीर आजम साहब जो है कई महीनों से खुशखबरी सुना रहे थे कि तनख्वाहदारों के लिए मैं रिलीफ लेकर आ रहा हूँ। अब वो तनख्वाहदारों के लिए रिलीफ ये निकला एंड में कि जो 1 लाख रुपए तनख्वाह जिसकी थी उसको 2,000 रुपये महीने का टैक्स में बचत होगी। जिसकी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह थी उसको 4,000 रुपये, जिसकी 24 लाख यानी 2 लाख रुपए महीना तनख्वाह थी उसको 5,000 कुछ, और जो 30 लाख महीना लेता है उसकी 18,000 महीने की टैक्स की बचत होगी। और आपको पता है वो महीने का टैक्स कितना भरेगा? 10,70,000 रुपये। तो पाकिस्तान में जो क्वालिफाइड, जो हायर सैलरी स्लैब के लोग थे, वो अपना 1/3 जो है टैक्सेस में कटवा रहे थे, तो वो पाकिस्तान से नौकरियां छोड़ छोड़ के जा रहे थे। पहला काम तो ये किया। फिर दूसरी बात ये कि कार्बन टैक्स के नाम से एक चीज मुतारिफ करा दी गई है। अब वो कार्बन टैक्स जो है वो आप पेट्रोल पंप में जाएंगे तो 2.5 रुपए लीटर आपको देना पड़ेगा इस साल, और अगले साल का भी पेशगी ऐलान कर दी है 5 रुपए। तीसरी ये कि जो बिजली है, बिजली के गर्दिशी कर्जे के लिए कर्ज लेंगे 1200 अरब रुपए, उसकी जो सूद की अदायगी होगी वो हमारे आपके बिजली के बिल में शामिल कर दी गई। अवाम बिजली से तंग थी, किसी ने बीवी का कड़ा बेचा, किसी ने जो है बच्चे को स्कूल से उठाया, किसी ने कोई और सामान बेच के अपने सोलर अपनी मदद आप में लगे हुए हैं। ठीक है, उनका जो है सेल्स टैक्स, वजीर आजम साहब आज से मतलब हर वक्त ही कहते रहते थे कि सोलर इज द नेम ऑफ द गेम। उन्होंने जो है सोलर पे 18% सेल्स टैक्स लगा दिया ताकि वो भी काम ना हो सके। एक तरफ शिकायत ये थी कि रिटेलर से टैक्स नहीं लेते आप, ठीक है ना, और आप कहते हो कि डॉक्यूमेंट करनी है इकोनॉमी। आपने ऑनलाइन जो लोग कारोबार भी करते हैं, मुल्क में वैसे ही रोजगार के मसले आपको पता है, ठीक है, अब उन्होंने ऑनलाइन पे जो कोई भी खरीदो फरोख्त होगी 18% सेल्स टैक्स लगा दिया वहां पर। ठीक, फिर निजी शोबे में लोग होते हैं, जैसे प्राइवेट, जैसे एक तो सरकारी मुलाजमीन है उनको तो पेंशन मिलती है ना,
अब जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो अपनी जमा पूंजी उन्होंने बैंक में रखी होती है, उसका प्रॉफिट आता है तो उससे अपना गुजारा करते हैं, जिसमें बूढ़े भी हैं, घरेलू औरतें भी हैं। उस पे 15% टैक्स था, उसको बढ़ा के 20% टैक्स कर दिया। यानी कि एक तरफ जो है जो प्रॉफिट का रेट था वो 22% से 11% हो गया, उनकी आमदनी वैसे ही आधी हो गई थी, ठीक। उसके ऊपर टैक्स चढ़ा दिया इन्होंने पकड़ के। तो आप तो ये समझते हैं कि ये वो सारे स्टेप्स हैं जिससे आवाम को नुकसान होगा, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा में जो आपका बजट आना है उसमें क्या चीज़ होगी आवाम के लिए? और पहले तो आपने सुना ही होगा, अलीमा खान साहिबा ने भी बाहर आके कहा था कि खान साहब जब तक मंजूरी नहीं देंगे तब तक खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है वो मंजूर नहीं हो सकता। एलोकेशन क्या होगी, कितने फंड्स किधर जाएंगे, ये सारी चीज़ें मुजम्मल असलम साहब, अली अमीन साहब आके मेरे साथ डिस्कस करें। तो अब आप लोग कैसे ये बजट पास करेंगे? बिल्कुल, एक तो बात ये कि खान साहब पीटीआई है और पीटीआई खान साहब है, उसके अलावा ना मुजम्मिल असलम की कोई हैसियत है ना अली अमीन, सारा खान साहब है। ही इज दी मतलब जिस जो उनके विजन पे हम काम करते हैं। अब उसके लिए जो है पिछले एक महीने में मेरा 3 दफा नाम दिया गया और 3 दफा मैं अडियाला गया, एक महीने में बात कर रहा हूँ। और वाहिद पीटीआई का बंदा होगा जिसका पॉलिटिकल लिस्ट में 3 दफा नाम एक महीने में आया, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया गया। लेकिन किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी कि जब आखिरी जुमेरात, जो पिछली जुमेरात ईद से पहले की गुजरी है, जिसमें मेरा नाम था, तो अली अमीन साहब की मुलाकात खान साहब से करा दी गई और मुझे नहीं मुलाकात कराई गई। तो अली अमीन साहब अंदर के उन्होंने अपना बजट बता दिया उनको। और आपने देखा होगा कि अलीमा आपा ने बोला उसने स्टेटमेंट में भी कि खान साहब ने कहा कि मैंने अली अमीन को बता दिया है कि किस तरीके से तुमने बजट की एलोकेशन करनी है। लेकिन साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि हमारा बजट 13 को आ रहा है कि हमारी 13 से पहले मुलाकात हो जाए। अगर इफ नॉट 13 तो कम से कम जब बजट में बहस चल रही होगी तो अप्रूवल से पहले खान साहब को उनसे वो लेना है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, हम्म। आ, आ, जो सूबाई बजट होता है, जी जी। सूबाई बजट जो हमारे जैसा बजट होता है उसका 80% तो तनख्वाहों में जाता है ना। और तनख्वाह जो वफाक ऐलान करती है बढ़ाने का, उसके से इजाफी हम करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, तो कम से कम हमें वो करना पड़ता है। जो तरक्याती बजट है, जो एलोकेशन की बात है, वो उन्होंने एक विजन दे भी दिया अली अमीन साहब को उस दिन कि तरक्याती बजट तुमने किस तरीके से डिजाइन करना है। तीसरा, आपको पता है खान साहब की हमेशा से सोशल वेलफेयर और मदीना की रियासत, उस पे एक उनकी एक हमेशा से प्रायोरिटीज हैं, जिसमें सेहत कार्ड भी था, तालीम है, अब जो है लॉ एंड ऑर्डर भी है। उसमें जो है उन्होंने ऑलरेडी सीएम साहब को उसमें डायरेक्शंस भी दे दिए। अब मैं जो मेरा जाना क्यों जरूरी है कि मैंने उनको बताना है ये 100 रुपये बजट में हमारी तनख्वाहों में कितना हिस्सा जाएगा, तनख्वाहें बढ़ाने के बाद कितना हिस्सा जाएगा, हमने ये तालीम के लिए क्या रखा है, एजुकेशन के लिए क्या रखा है, और ये जो तरक्याती अखराजात हैं, खान हम्म। साहब इसके बड़े खिलाफ हैं। ये जो स्कीमें रख दी जाती है ना, जैसे अभी आज जब भी आपने देखा होगा 70 अरब रुपए एमएनएस की स्कीम, जिसको सियासी रिश्वत भी कहा जाता है, तो खान साहब इस चीज के खिलाफ हैं। और उसमें उन्होंने अली अमीन साहब को एक डायरेक्शन दी है कि किस तरीके से आप जो है जो एमएनए एमपीएस होंगे उनको आपने एलोकेशन देनी है और वो किन किन शोबों में होगी। हम्म। तो ये तमाम चीजें हैं, इंशाल्लाह ताला भरपूर कोशिश होगी कि एक दो दिन में मुलाकात हो जाए। ठीक तो है। मजीद वैसे तो कल तो खान साहब की जमानत का केस भी लगा हुआ है, पूरी उम्मीद है आप लोग के हो सकता है वो रिहाई हो जाए? अल्लाह करे। अब हम तो मतलब हर वक्त के लिए हमने तो अपना गुमान, कभी बदगुमानी सोची नहीं है। हम्म। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेंगे। लेकिन आप देख लें जो उनके तौर तरीके हैं, जो हुकूमत ने मुझे, अब मेरे जैसे बंदे को ना मिला के, मतलब मैंने क्या सियासी बात करनी थी, मुझे एक बात बताएं ना, अंदर जाके खान साहब से ये बजट की बात करनी थी, मईशत की बात करनी थी। मेरे से ज्यादा आसान आदमी इनको अंदर भेजने के लिए मिलता नहीं था। ठीक। लेकिन क्योंकि खान साहब की कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया हमारे बजट में आ जाएंगे, जिससे मरियम शर्मिंदा होगी, शहबाज शरीफ साहब शर्मिंदा होंगे, फिर बाद में उनको कॉपी भी करना पड़ेगा कुछ अरसे, तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको ना मिला है। लेकिन इंशाल्लाह ताला पर देखें, आपने खुद ही जिक्र कर दिया, ब्रीफली बताइएगा कि आपने कहा कि सूबे कोई ज्यादा बजट में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अवाम पंजाब के बजट को भी देखेगी, खैबर पख्तूनख्वा के बजट को भी देखेगी, तो लगता ही है कि कंपटीशन अवाम की नजर में तो होगा कि किस सूबे का बजट जो है वो बेहतर है। नहीं, इंशाल्लाह ताला आपको बजट में हम छक्के मार के जिस तरह पिछले साल मारे, इस साल भी आ, अभी देखें ना, अभी एक हफ्ता पहले, ईद से पहले अली अमीन साहब ने ऐलान कर दिया कि हमारा टैक्स फ्री बजट होगा और कोई हम नया टैक्स नहीं लगाएंगे और टैक्स को वसी करेंगे।
वो पंजाब हुकूमत ने ईद की थी, उसी छुट्टी में वही हमारा कॉपी कर लिया। तो अब पहली खबर तो आपके थ्रू हम ये दे दें कि हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, और ठीक। दूसरी खबर भी आपके थ्रू दे ही देता हूँ। चले, कोशिश ये होगी कि जो सरकारी मुलाजमों को जो वफाक ने दिया, हम उससे बेहतर करें। तीसरी खबर भी दे ही देता हूँ, 40% से ज्यादा हमारा तरक्याती खराजात होंगे ये जो साल गुजरा है उसके मुकाबले में, इंशाल्लाह ताला, जो अवाम पे खर्च होंगे। ठीक। और एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई पैसे रखे हैं आपने, कोई टिकटॉक वगैरह पे आगे पीछे इस तरह? नहीं, वो हमारे उनके मुकाबले में ना होने के बराबर है। लेकिन ये कि इस साल बहुत लोगों ने शिकायत की, आप लोगों ने भी शिकायत की कि भाई कोई इश्तिहार ही दिखा दिया करो, हाँ, शक्ल ही दे दो वही, इश्तिहार कोई पर ना बजट इश्तिहार में। देते हैं आप लोग, कोई पता ही नहीं चल रहा कि कितनी तरक्की हो रही है वहां पे। तो वो जो है तरक्की इश्तिहारों में, वो तो अब मैं तो एलन मस्क की तरह बिलीव रखता हूँ। आपने कभी टेस्ला गाड़ी का ऐड नहीं देखा होगा लगे हुए ना, जी वो जी। कहता है बेकार है ये चीज। तो मैं कहता हूँ कारकर्दगी जो है ना, लिटमस टेस्ट अवाम होती है, वो खुद महसूस करती है हम्म। कि वो क्या हो रहा है। और सोशल मीडिया का दौर भी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बजट रखना जरूरी है। तो हम्म। पिछले साल से बेहतर है कोई, लेकिन ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, ब्रीफली ये भी बता दें मुजम्मिल भाई कि वफाक को कोई आप लोग कर्ज दे रहे हैं? नहीं, जो हमारे पास सरमाया जमा है वो हमने वफाक को कर्ज ही देते हैं ना, उनका टी बिल खरीदते हैं जो हम्म। वफाक ठीक के है। जो है। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह जो टी हमारे, बिल में आप लोग भी इन्वेस्टर हैं? जी क्या कह रहे हैं? टी बिल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी खरीदती है, टी, जो ट्रेजरी बिल्स जो हैं? आपके पास सरमाया होता है ना, जो आप सरप्लस, जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 150 अरब रुपए हमने इस साल जो है अपने जमा किए हैं। जी जी। तो वो अगर एक तरीका ये कि आप उसको करंट अकाउंट में रख दें, उसमें ना कोई प्रॉफिट कमाए ना कुछ कमाए। ठीक। और एक तरीका ये है कि उसको आप सरमायाकारी कर दें, हुकूमत के जो ट्रेजरी बिल जो तमाम बिल्कुल। बैंक तमाम लोग लेते हैं, तो उसमें आपको प्रॉफिट आता है। तो इस वक्त हमें रोजाना उसकी ठीक बेसिस है। पे 6 करोड़ पे 6.5 करोड़ पे का प्रॉफिट आता है। मुजम्मिल असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे लिए यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हुकूमती इत्तेहादी इस बजट को कैसे देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बेग साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाहूँगा। आज हमने देखा कि कौमी असम्बली में बजट पेश किया गया और काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, ये लंबा इजलास भी चलेगा, इस पर खर्चा भी आएगा। लेकिन पहले बजट आना था 2 तारीख को, फिर 10 तारीख तक डिले कर दिया गया क्योंकि IMF की कुछ शराइत थी। ये जो सारी डेमोक्रेटिक इसमें आपको प्रोसेस नज़र आ रहा है, एक्सरसाइज है, क्या कौमी असम्बली या सेनेट इस बजट को कोई तब्दील कर सकता है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ डलवा सकता है? क्वेश्चन तो ये है कि जब IMF ने सब कुछ मंजूर करना है तो इस सारी एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा? बहुत शुक्रिया काजमी साहब, लेकिन कुछ चीज़ें आएंगी। आज तो जस्ट लाइक एक स्पीच थी ये वाली, अभी इस पे बहस भी होगी और देयर आर सो मेनी रिकमेंडेशंस ऑफ द फ्रॉम द चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और बेग साहब की जमात से और भी बाकी जमातों से भी हैं, अभी उन पर भी बात होगी। तो दिस इज़ नॉट, लेकिन मैं समझता हूँ आपकी बात इस हद तक बिल्कुल दुरुस्त है। IMF लेकिन करें क्या, जाएँ किधर? जिस किस्म के हालात थे उसमें सिर्फ एक ही काम था कि पॉलिटिकल विल हो, इंटेंशन हो, वरना जो हालात जिससे हम गुजरे हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहता हूँ विद दैट मोस्ट रिस्पेक्ट, कि मतलब जिस तरह से हमें मुआहदा करना पड़ा IMF के साथ, कि पहले मुआहदा कैंसिल कर दिया गया खान साहब की हुकूमत ने, उसके बाद उनको कहा कि आप मुआहदा ना करें और इवन कहा कि रेमिटेंसेस ना भेजें, आप GSP प्लस स्टेटस ना दें। तो इस तरह से मुल्कों के साथ ये होता नहीं है। लेकिन अगर IMF हमें कर्ज नहीं देता तो दिस इज इंटरनेशनल ट्रीटी एंड कॉवेनेंट के अगर बाकी भी कोई मुल्क, चाहे आपका दोस्त मुल्क भी हो, वो भी आपको कुछ नहीं देगा। ये चूंकि एक बन चुका है, सिस्टम बन गया इंटरनेशनल लेवल पे, इस हवाले से तो ये बात आपकी 100% आई एग्री कि मतलब बिल्कुल उनके साथ हर चीज़ से मुशावरत के बाद ही ये सारा पेश किया गया है, लेकिन इसके अलावा चारा भी कोई नहीं है जी, कोई भी। अच्छा, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपके इस इनिशियल क्या इस पे थॉट्स हैं? जो बजट आया अब तक, जो आपने देखा, मुशाहिदा किया, आपको कैसा लग रहा है बजट? देखिए, इस बजट में न सब कुछ बहुत अच्छा है और न सब कुछ बिल्कुल ख़राब है। अब इसमें मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपसे ज़रा सा शेयर कर लेता हूँ। GDP ग्रोथ जो 2.5%, 2.6% इन्होंने डिक्लेयर करी है, पॉपुलेशन ग्रोथ 2.5% है, तो दूसरे लफ्ज़ों में वो नेट ऑफ हो जाता है, कोई ग्रोथ ही नहीं है। अच्छा, फिर अब सेक्टर होते हैं 3 किसी मैशियत के। एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री होता है, और सर्विस सेक्टर होता है। एग्रीकल्चर में हमने मार खाई है, कॉटन की फसल 30% कम हुई है,
वीट की फसल कम हुई है, वो लास्ट ईयर जो उनके साथ बरसाव था। फिर शुगर कैन कम हुई है, चावल भी कम हुए। तो एग्रीकल्चर में कोई हदाइफ जो है वो हम हासिल नहीं कर सके। अब आप आइए, उन्होंने ज़रा सी बेहतरी दिखाने के लिए लाइफ स्टॉक की कहा कि जी 200% ग्रोथ हुई है। लाइफ स्टॉक में फिशरीज आता है और लाइफ स्टॉक में एनिमल शीप्स जो आती हैं, इसमें भेड़ भेड़ियाँ वगैरह जो, तो ये भेड़े वगैरह को उन्होंने ग्रोथ ज़्यादा दिखाई है, जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि वहाँ पे भी थी। अब तीसरी चीज़ जो लेमन फिक्र है, इंडस्ट्री में इन्होंने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बुरी तरह से पिटी है, माइनस में आई है 1.5। उसको मुतबादल दिखाने के लिए उन्होंने कहा एसएमईज में 8.8% ग्रोथ हुई है, लिहाजा औसतन ग्रोथ इंडस्ट्री की 4%, 4.5% है। ये औसतन कहीं नहीं होता। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक अहम शोबा है जिसकी कारकर्दगी से मुलाजमतों के मौके पैदा होते हैं, टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है और एक्सपोर्ट्स होती हैं। अगर वो सेक्टर लेट गया, आपका नहीं परफॉर्म कर सका, तो आप ये जो एसएमईज को ज्यादा अच्छा दिखा के, पर सर आज जो डॉक्यूमेंट सामने आया है, ये पर आज का जो बजट सामने आया सर, ये तो इकोनॉमिक सर्वे के फिगर्स आए सामने, फिर बजट सामने आ गया। आपको लगता है इस बजट के नतीजे में जिन कमियों की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं वो कमियां पूरी हो सकेंगी और ये बजट जो है वो एक तरक्की की तरफ हमें लेके जा सकेगा या कोई बेहतरी आएगी? देखिए, ये बजट आईएमएफ से सब चीजें हमने पहले एग्री की थी, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन किया था, तो उसमें इत्तेफाक कर चुके हैं और ऊपर सब साइन कर चुके हैं और ये ज़्यादातर ऑर्डिनेंस और बिल पहले ही पास हो चुके हैं। जैसे कैप्टिव पावर जनरेशन का इंडस्ट्री को उन्होंने कहा कि आप गैस से शिफ्ट हो पावर जनरेशन पे, नेशनल ग्रिड पे। मैं नहीं चाहता था, मैं इस इंडस्ट्री नहीं चाहती थी, एप्टमा नहीं चाहती थी, लेकिन वो बिल पास हुआ। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें तो कवर हो चुकी हैं, ऑर्डिनेंसेस आ चुके हैं और बाकी के बिल्स आ चुके हैं जो अप्रूव हो चुके हैं कानूनी शक्ल में। ठीक है, अब इस पे आ जाएं। ये जो आपने दिया है बजट, इस बजट में 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहूँगा से आपसे बात करूँ। जी प्लीज। पहली चीज़ तो ये कि 1% अगर जीडीपी कम होती है तो 5% बेरोजगारी बढ़ती है, 5% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो ये 1% जीडीपी जो पहले 3.6 का टारगेट था, ये 2.6 पे आए हैं बड़ी मुश्किल से। अच्छा, इसके बाद इंटरनेशनल प्राइसेस भी कम हुई हैं। ठीक है, ऑयल की मार्कअप भी 23-24% से कम होकर 10-11% पे कैबोर आ गया है और पावर टैरिफ भी 7.5 रुपए कम हुए। लेकिन उसके बावजूद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी नहीं बढ़ सकी, पिकअप नहीं कर सकी, ये सवालिया निशान है। ठीक है, अच्छा, पर सर आपकी वो कौन सी पॉलिसी है? पॉलिसी, ये जो पॉलिसीज का आप जिक्र कर रहे हैं, जरा ब्रीफली मुझे बताइएगा। ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बजट के हक में वोट ना दे? देखें, हम गलत बात तो आपसे करेंगे नहीं, हम एतराज करेंगे। मैंने बहुत सारे बिल रोके हुए हैं जो इनकम टैक्स में लॉज में अमेंडमेंट थी, रोके हैं मैंने, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ थे, इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ थे। लेकिन हम उनके कोलिशन पार्टनर हैं, हम अमेंडमेंट ज़रूर करा सकते हैं। ठीक है, हम सजेशन दे सकते हैं, मैं तैयारी भी कर रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं फाइनेंस बिल को अप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी मशीनरी को आप रोक नहीं सकते और हमारी सपोर्ट के बगैर बिल पास नहीं हो सकता। मैं संधू साहब, जरा अभी आपने बेग साहब की बातें सुनी, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। आज मंजूर वसान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तनख्वाहें बढ़ाने की बात की और पीपल्स पार्टी वाले काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं।
तो लगता ये है कि नून लीग, ये जो सारा मलबा है ये नून लीग पे गिरेगा। अगर बजट में कहीं पे कोई कोताही है, कोई कमी है, आवाम को नुकसान आगे होता है, तो आप जिम्मेदार हैं, आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए? वो पंजाबी का मिसरा जी, लाली अखियां दी भी दसदी है रोए चौधरी मंजूर साहब ने, चौधरी मंजूर साहब मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, दोस्त हमारे लिए, अपना लेबर लीडर हैं कसूर से। देखिए बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी इस बजट में कि अच्छी चीजें। मंजूर बसान असल में वो ख्वाब देखने वाले ना, इस वक्त तरक्की हमारा ख्वाब बना हुआ है, तो इस वजह से उनका राइट सर। लेकिन ये बहुत सारी आप देखना पड़ेगा कि रिफॉर्म्स क्या हुई हैं। पहले होता था कि कोई रिफॉर्म्स किए हैं गवर्नमेंट ने, कुछ किया या नहीं किया, लेकिन पिछली गवर्नमेंट में जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी या उससे पहले जब बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा थे, मैं 5 चीज़ों के नाम ले लेता हूँ आपको रिफॉर्म से। सुपर टैक्स लगा है मीरों पे, लगा है जी। क्या फर्टिलाइजर पे जो है टैक्स लगा है, कारपोरेट टैक्स लगा है, प्राइवेट जो है अपना टैक्स करप्शन पे अपना उस पर टैक्स लगे, और वैसे ये करप्शन पे अगर टैक्स लगा दें तो डिजिटाइज में वो डिजिटाइजेशन जो है क्या उसके उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। FBR जो है वो कलेक्ट कर रही है, चीजें नहीं कर रही। फिर सिंध के हवाले से आप देखें कि 3 अरब रुपया रखा गया कि जो सलाबजदगान लोग थे, फिर बिशप का जो है उसका हुजूम बढ़ाया गया। मतलब इसमें फिर रियल स्टेट के जो हवाले से कारोबार जो बड़ा डाउन जा रहा था, उसके हवाले से जितने वो टैक्सेस थे उनको कम कर दिया गया, खत्म, कुछ को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया प्रॉपर्टी की सेल पे, परचेज पे। तो मेरा जो है कि कुछ ना कुछ डेफिनेट, क्योंकि हमें दफा पे भी बजट रखना पड़ा डेफिनेट जिस किस्म के हालात हैं उसमें, क्योंकि एक तरफ तो मोदी या मरदूती व्हाट्सोएवर वो चाहता है अभी जारी है तो और जो भी सारा पानी को वेपन बना के, तो उसमें भी ये फैसला होगा कि आप फौरी तौर पर अभी जखायर किस तरह बना सकते हैं, वो भी इसी बजट में है। तो देयर आर सो मेनी गुड थिंग्स। हाँ, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर द इंप्रूवमेंट, और उसमें इंप्रूवमेंट होगी। ये अपनी अच्छी तजावीज देंगे, डेफिनेट देंगे, इंप्रूवमेंट होगी, ये बजट पास हो जाएगा, पीपल्स पार्टी वाले हमें वोट देंगे। हालांकि ये आपके इत्तेहादी हैं, अगर इत्तेहादी भी आप पे इतनी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं बजट पे, तो फिर उसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जैसे प्राइवेटाइजेशन की कोशिश की गई, पैसा खर्च किया गया, लेकिन PIA भी हम नहीं बेच सके, उसके ऊपर भी लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। अब क्या ऐसा मैकेनिज्म होगा कि इस किस्म की चीज़ें ना हो? अब भी होगा, प्राइवेटाइजेशन पे भी बात होगी, सब चीज़ों पे बात होगी, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अल्टीमेटली ज़ाहिर उनकी तो अपनी मर्जी है, बट दे हैव अ फंडामेंटल राइट कि वो हमारी तनकीद करें, और तनकीद जो है वो इस्लाह का सबब बनती है। तो मेरा जो अपना जो परसेप्शन ये कहता है कि बेग साहब और पूरी जमात और पीपल्स पार्टी जो बात है अपनी सारी ये लाएंगे, अमेंडमेंट्स भी लाएंगे, बहुत सारी मंजूर भी होंगी, और ये बजट में वोट भी हमें देंगे। ठीक है, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मिर्जा इख्तियार बेग साहब से कि अब पीपल्स पार्टी क्या कोई तजावीज़ वगैरह पेश करने जा रही है, और उसके साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है तनख्वाहों वाला, किसकी तनख्वाहों का। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा बेग साहब, तनख्वाहों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि 50% तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, मिनिमम तनख्वाह 50,000 रुपये की जाए, लेकिन एट द सेम टाइम हमने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि मुश्किल वक्त है, आवाम को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन इस सारे पीरियड के दौरान स्पीकर साहब की तनख्वाह 2 लाख से बढ़ा के 13 लाख कर दी गई, चेयरमैन सेनेट जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से उनकी तनख्वाह 2 लाख से बढ़ा के 13 लाख कर दी गई, MNAs की तनख्वाहें बढ़ गई, सेनेटर्स की तनख्वाहें बढ़ गई, वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ गई। तो क्या ये सारा जो बोझ है ये सिर्फ आवाम पे ही डलेगा? आप समझते हैं कि ये अच्छी ऑप्टिक्स है कि 600% चेयरमैन सेनेट की और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह बढ़ाई गई है? देखिए, ये कहानी शुरू हुई थी जब पंजाब असम्बली में MPs की तनख्वाह बढ़ के 8-8 लाख रुपए कुछ हो गई थी। फिर उसके बाद दूसरे सूबों ने भी इसको फॉलो किया। फिर हमारे MNAs की तनख्वाह जो है वो 5 लाख के करीब जो है वो बढ़ा के हो गई, और फिर इन दोनों की रह गई थी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की, और वहाँ पे सेनेट चेयरमैन की। तो वही प्रोरेटा उन्होंने लगाते हुए इसको बढ़ाया है। मैं तो इस बात का बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये इजाफी बर्डन है, लेकिन जो पहले सैलरीज थी और जो नहीं बढ़ी थी वो मुश्किल 1-1.25 लाख रुपए होती। इतना तो आपकी बिल जहाँ आप ठहरते हैं, मैं जहाँ से आपका प्रोग्राम कर रहा हूँ पार्लियामेंट लॉज में, उसका बिजली, गैस, पानी एंड रेंटल बिल इससे ज़्यादा हो जाता है। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि हाउ यू लुक एट, लेकिन कफात शारी मैं समझता हूँ हमें तो करना चाहिए। पर इस माहौल के अंदर सर फिर जो आम लोग हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है, तो ये फिर एक संजीदा मुतालबा है कि उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए इन्फ्लेशन के एतबार से। देखिए, मेरी खुद बात हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से आज बजट पेश करने से पहले,
तो हम आपस में खड़े बात थे, हमारी पार्टी के भी लोग अपने नवीद कमर साहब वगैरह थे साथ में, तो हमने ये बिल्कुल बात उठाई हुई थी ठीक कि मिनिमम वेजेस भी साथ में अनाउंस किया जाए। लेकिन उनका ये कहना था कि सनत की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इसमें बहुत एतराज़ात आते हैं, बहुत लिटिगेशंस होती हैं मुख्तलिफ फोरम पे, और ज़्यादातर लोग वो कॉन्ट्रैक्ट अब रखते जा रहे हैं ठीक है जिसमें वो रेगुलर एम्प्लॉइज़ नहीं होते। ये सब बातें मेरी क्योंकि अपनी सनतें हैं, लिहाजा मैं ज़्यादा आसानी से समझ सकता हूँ कि वो सही कह रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने इसको इस साल इनकॉर्पोरेट नहीं किया। पिछले साल में बिलावल साहब थे जिन्होंने सख्ती से, एक तो सिंध में मिनिमम वेजेस सिंध की ज़्यादा थी और फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाया है। ये वेजेस कर देना बड़ी बात नहीं होती है, उसको सनतों में इम्प्लीमेंट कराना एक बड़ी बात होती है, कि जो बिलावल साहब ने कराया था। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने फरमाई कि कोई फैसला कर लें तो उसको इम्प्लीमेंट करवाना भी बहुत ज़रूरी है। अभी जो इख्तियार बेग साहब ने कहा कि फैसला तो कर लें लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाना भी संधू साहब बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है। चेयरमैन सेनेट साहब ने पहले प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया था उसमें। जी, मैं इख्तियार बेग साहब आता हूँ आपके पास। मैं ज़रा सेनेटर साहब से पूछूं कि चेयरमैन सेनेट ने पहले प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया था एजाज चौधरी साहब का जी, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ था। उस वक्त गालबन उनकी 2 लाख रुपए तनख्वाह थी, अब तो 13 लाख रुपए वाली उनकी तनख्वाह है। तो 13 लाख वाले चेयरमैन सेनेट की तो ज़्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए। शिबली फराज साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एजाज चौधरी साहब को लाया जाए, आप इसके हक में हैं, सेनेटर साहब को आना चाहिए? देखिए जी, वो बुजुर्ग आदमी है एजाज चौधरी साहब, और मैं चूँकि पंजाब गवर्नमेंट को जब बुलाया गया हाई कोर्ट ने और सारा, और फिर ये मामला भेज दिया गया, हमारे रहनुमा थे ताज हैदर साहब, मेरे साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो उन्होंने भी आखिरी ऑर्डर यही किए थे कि उनको पेश करना चाहिए। अब भी फिर दोबारा स्पीकर साहब नाराज़ भी हो गया, सॉरी चेयरमैन सेनेट साहब का रिकॉर्ड है कि जब उनसे मोहतरमा शहीद भी नाराज़ हुई थी, जब परवेज़ रशीद के और उनके क्या ये पिंडी वाले नाम है उनका, शेख रशीद साहब के ऑर्डर किए थे प्रोडक्शन के। जी, जी, जी। तो वो हमेशा अपनी बात पे स्टैंड तो लेते हैं, लेकिन अब जो वहाँ से जो चीज़ें पेश की जाती है, तो वो बीमार है जी, ही इज़ हॉस्पिटलाइज्ड सेनेटर एजाज चौधरी साहब। लेकिन अगर ज़ाती तौर पे पूछते हैं तो ये पंजाब में भी पहले नहीं था, तो अगर कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, ये हमारे आज़म अज़ीज़ तारड़ साहब ने भी इसकी कमिटमेंट दी थी सेनेट में, तो डेफिनेट कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनको लाना चाहिए मैं समझता हूँ। लेकिन चेयरमैन सेनेट साहब को अपनी रूलिंग पे जो उन्होंने उस दिन रूलिंग दी थी कि मैं इसको कायमा कमेटी को भेज रहा हूँ, और अभी फिर पीपल्स पार्टी के ही सेनेटर जो आए हैं, इनके जनरल सेक्रेटरी, वही उनके बन गए हैं उस कमेटी तरीके से कहा कि चेयरपर्सन। ठीक है, तो नाउ ही हैज टू डिसाइड। तो बाकी जो तक आपने तनख्वाहों की बात वो मैं उसी पे आ रहा था कि ये आवाम जो सुन रही होगी कि इतनी लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई हुक्मरान अशराफिया की, लेकिन हमें नहीं देती। मैं 2 बातें सिर्फ, अगर मुझे लगता है टाइम भी थोड़ा है, लेकिन 2 बातें ज़रूर करूँगा। बहुत सारे और भी अच्छे कदम उठाए गए हैं कि जो मकान छोटे हैं उन पर बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे और दिए जाएंगे। मरीम साहब काम करिए, आज उन्होंने भी ये कहा सीएम पंजाब ने कि हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे। नंबर 2, नंबर 3 ये जो रियल स्टेट वाला था उस पर भी काम किया है। फिर जो 12 लाख तक तनख्वाह लेता है उससे कितने पैसे लेने हैं वो भी 5% से निकाल के 1% कर दिया गया है। बिशप का मैंने आपको बताया वो किया है। लेकिन ये जो तनख्वाहों वाला इशू था, वुड यू बिलीव काज़मी साहब, मैं 4 दफ़ा मिनिस्टर हूँ, मेरी 1,52,000 रुपये सैलरी थी लाहौर में। अभी यहाँ पे 1,61,000 या कुछ इतनी थी, जिसमें वो इख्तियार बेग साहब सही फरमा रहे हैं, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, घर का बिल, पानी का बिल, हर चीज़ मुझे अपनी जेब से देने पड़ते थे। तो मतलब लेकिन ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बड़ी अहम, क्योंकि आपके पास सारे दोस्त आते हैं, इसमें 67 पीटीआई के मेंबर उनके भी दस्तखत हैं। आई हैव द डॉक्यूमेंट जी, जिस पे ये तनख्वाहें बढ़ी हैं 67 के दस्तखत मेरे पास। उसमें किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं, तमाम सियासी जमातें 67 लोगों ने, आई विल सेंड यू राइट नाउ जाके। वैसे वो तनख्वाहें तो ले रहे हैं ना, उन्होंने इनकार तो नहीं किया। सिर्फ 60 लोगों ने, बल्कि उनके स्पीकर साहब के पास गए कि जी हम एतराज़ करेंगे, बस एतराज़ बराए एतराज़। तो स्पीकर साहब ने कहा नहीं फिर आप लिख के देंगे, हम नहीं लेंगे। तो फिर उन्होंने नहीं लिख के दिया और सब ले रहे हैं, सारे ले रहे हैं तनख्वाह। तो इस बात, लेकिन ये है कि जो मतलब आपकी बात बिल्कुल दूसरे लिहाज से दुरुस्त है कि जो कॉमन मैन है उसका भी साथ साथ इससे भी ज़्यादा और ख्याल रखा जाए, ताकि उसका जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना। अच्छा, आखिर में इख्तियार बेग साहब जरा ब्रीफली बताइएगा, आपको लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में अब महंगाई कम होगी, इस बजट के नतीजे में आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा, या फिलहाल रियलिस्टिकली आवाम कुछ ज़्यादा रिलीफ एक्सपेक्ट ना करे? मैं मुस्बत बोलता और लिखता रहा हूँ, लेकिन आपके सवाल पे मैं अपने खदशात ज़रूर ज़ाहिर करूँगा। ये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे जो लगा रहे हैं, पेट्रोलियम लीवे है जो 78 रुपये फ़ी लीटर को बढ़ा के 100 रुपये फ़ी लीटर किया जा रहा है, और साथ साथ फंडेंस ऑयल और डीजल
कि डिस्करेज करने के लिए 5 रुपये कार्बन लीवे भी वो लगा रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत पे। ये दोनों चीज़ें सबब होंगी अफराते ज़र को शूट अप करने का, महंगाई में इजाफे के लिए। वहाँ से महंगाई शुरू होगी और ये हर आदमी पे लगेगा। एक गरीब मोटरसाइकिल चलाने वाला भी, रिक्शा चलाने वाला भी, आप उसको कर रहे हैं। मेरा इस पे सवाल यह है, चले आज तो इंटरनेशनल प्राइसेस ऑयल की कम हुई हैं, आपने वो कम कीमतें पास ऑन नहीं कर रहे, बल्कि उसका फ़ायदा आप लीवे लगा के वापस वसूल कर रहे हैं। लेकिन जब कीमतें $120 पे ऑयल की चली जाएंगी तो क्या उस वक्त भी आप लीवे लगाएंगे 120 की कीमत पे? ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है। तो वो 5 रुपए आप कार्बन लीवे लगा रहे हैं और 78 से 100 रुपए कर रहे हैं आप पेट्रोलियम का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है महंगाई में इजाफा करेंगी। ठीक है, और जिस तरह मिर्जा इख्तियार बेग साहब कह रहे हैं कि कुछ हुकूमती इकदाम ऐसे हैं जिनको देख के लगता है आने वाले दिनों में महंगाई में इजाफा हो सकता है। एनीवे, लेट्स होप कि इतना ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, आवाम बर्दाश्त कर लेगी। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।